गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस विषय के पेपर प्रमुख देशों की विदेश नीतियां का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले क्लासेज में हम अमेरिका की विदेश नीति, सोवियत संघ की विदेश नीति के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक चीन की विदेश नीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चीन की विदेश नीति को समझने के लिए हमें इस बात को समझना होगा, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसने चीन को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व राजनीति में स्थापित किया। और इसके लिए हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से चीन का अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हुआ, उस पर हम यहां चर्चा करेंगे। कौन से वो कारक थे, कौन से वो घटनाक्रम था जिसके चलते चीन एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन कोई बड़ी शक्ति नहीं था, या जिसको राष्ट्रवादी चीन के नाम से जानते हैं, तो चीन एक बड़ी शक्ति नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी क्या तमगा दिया गया था, द सिक मैन ऑफ एशिया, यानी एशिया का रोगी। इसका मतलब साफ है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। अगर पश्चिमी देशों की बात करें, पश्चिमी देशों में हम नाम ले रहे हैं ब्रिटेन का, फ्रांस का, अमेरिका और जापान। जापान यद्यपि पश्चिमी शक्ति नहीं था, लेकिन जापान एक द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी या द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भी एक शक्तिशाली राष्ट्र था। जैसे ये महाशक्तियां उस पर खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया इन बड़ी शक्तियों ने, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान जैसी बड़ी शक्तियों ने चीन का खूब शोषण किया। और ये कहा जाता है कि वे इसे पूरब का तरबूज, मतलब चाइनीज जो मेलन है, चाइनीज मेलन कहने का तात्पर्य था कि पूरब का तरबूज, पूरब का तरबूज कहने का मतलब ये पूरब का वो राष्ट्र था जिसका खूब शोषण किया जा सकता था। किंतु 1949 में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन में एक बड़ा बदलाव हुआ, एक बड़ा परिवर्तन आया। और ये कहें कि 1949 में माओ के नेतृत्व में जो साम्यवादी पार्टी थी वो सत्ता में आ गई, और जो राष्ट्रवादी चीन था, राष्ट्रवादी चीन के जो नेता थे उनको वहां से चाइना छोड़कर भागना पड़ा, और ये कहें कि साम्यवादी क्रांति हुई। इसका वर्ष कौन सा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1949 में। 1949 में साम्यवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप माओ ने चीन ने साम्यवादी सरकार की स्थापना की, और ये साम्यवादी क्रांति है, इसने विश्व राजनीति में चीन को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का काम किया। यद्यपि प्रारंभिक समय में, यानी 1949 के बाद पश्चिमी राष्ट्रों ने चीन को वरीयता नहीं दी और चीन को मान्यता नहीं दी, लेकिन माओ के नेतृत्व में चीन का लगातार उद्भव होता रहा, या ये कहें अभ्युदय हुआ। चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र बनता चला गया। आज वर्तमान समय की अगर बात करें तो चाइना दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, यह एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उपस्थित है। आज चीन न्यूक्लियर भौतिकी के क्षेत्र में, न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में, परमाणु हथियारों के मामले में एक बड़ा राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र है। और ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज न्यूक्लियर फिजिक्स में, अंतरिक्ष में, परमाणु हथियारों के डेवलपमेंट में, परमाणु ऊर्जा और एक बड़े स्रोत के रूप में चीन आज पश्चिमी राष्ट्रों को बराबर की टक्कर दे रहा है। बात अगर इकोनॉमी की जाए तो चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ, क्योंकि चाइना ने, जो कि एक साम्यवादी राष्ट्र था, धीरे धीरे समय की नजाकत को समझते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया। वर्तमान समय में चाइना की अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है
अर्थव्यवस्था 9 से 10% की दर से छलांग लगा रही है, यानी काफी तेजी से इसकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसका आकार बढ़ता जा रहा है, जो विश्व के अन्य देशों के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि चाइना ने अपना इतना आर्थिक उद्धार किया कि चाइना की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। 1949 से पहले जिस अर्थव्यवस्था को एक कमजोर अर्थव्यवस्था, एक कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता था, वो आर्थिक रूप में वो राष्ट्र आज एक बड़े राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चाइना का डेवलपमेंट हुआ है। चीन की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो दुनिया में जनसंख्या के मामले में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या दुनिया में, सबसे बड़े जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्र चाइना है। और इसी प्रकार से ये डाटा है यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 134 अरब डॉलर, इससे भी ज्यादा हो गई है, ये डाटा थोड़ा पुराना है। तो चाइना है 134 से अधिक की आबादी वाला, क्योंकि 134 तो अब इंडिया भी क्रॉस कर चुका है, जो कि जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर भारत का स्थान आता है, चाइना नंबर 1 पर। चीन विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण धारक देश भी बन गया है, यानी जो आंकड़े बताते हैं, इकोनॉमी के जो आंकड़े बताते हैं उसमें ये कहा कि चीन के पास दुनिया का सबसे ज्यादा स्वर्ण धारण करने वाला देश भी चाइना बन गया है। चीन की अगर जीडीपी की बात की जाए, जीडीपी के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो यहाँ 2010 का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ कि 2010 में जो चीन का सकल घरेलू उत्पाद था वो विश्व की कुल जीडीपी का 9.5%। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये आंकड़ा बहुत कहने को 9.5 है, लेकिन विश्व जीडीपी का, यानी विश्व की जो कुल जीडीपी है उसका 9.5% अकेला चाइना का योगदान है। तो इस प्रकार से एक बड़ी अर्थव्यवस्था चीन बन गया, वह इस मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। चीन का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, प्रत्येक राष्ट्र क्या अपने पास एक विदेशी मुद्रा भंडार संरक्षित करके रखता है, तो उस विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात की जाए तो वो एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इतिहास में पहली बार जो चीन का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 3 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गया है। इस समय अमेरिका को कर्ज देने वाले राष्ट्रों में चाइना की गिनती होती है। वर्ष 2010 के ही एक और आंकड़े की अगर बात करें हम, वर्ष 2010 के ही आंकड़े की बात करें तो 2010 में चीन ने अमेरिका को पिछाड़ कर, या ये कहें अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका ने विश्व में सबसे बड़े विनिर्माणकर्ता देश भी चाइना बन गया है। चीन का जो रक्षा बजट है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है, रक्षा बजट काफी बढ़ रहा है। 2011-12 का जो रक्षा बजट था चीन का वो 6.601 यानी 601 अरब युआन, जो कि लगभग ये माने हम कि 90.5 अरब डॉलर के बराबर है। इतना रक्षा बजट चाइना का था और पहले की तुलना में लगातार उसका जो रक्षा बजट है वो लगातार बढ़ रहा है। यानी चाइना अपने सुरक्षा के लिए भी बड़े स्तर पर वो अपने सैन्य मॉडर्नाइजेशन के लिए या अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए वो अपना रक्षा बजट उसको लगातार बढ़ा रहा है। चीन की सैन्य ताकत पर अगर नजर डाली जाए, एक चीन जो चाइना सेना है वो दुनिया में एक बड़ी सेना के रूप में उसकी गिनती होती है। तो इस समय उसके पास कुल सक्रिय 34,40,000 के लगभग आरक्षित सेना है, रिजर्व, यानी कुल सक्रिय सेना 34,40,000 है, जिसमें से 12 लाख उसके पास रिजर्व फोर्सेज भी है। वायुसेना में उसके लगभग 4 लाख वायुसैनिक उसके पास है। नौसेना की बात की जाए तो 2,55,000 नौसैनिक उसके पास है। तो ये जो आंकड़ा दिखा रहा है हमें, ये दिखा रहा है कि कितने व्यापक स्तर पे, कितने बड़े स्तर पे चीन के पास जो सेना है। एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास 400 परमाणु हथियार हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात की जाए इन राष्ट्रों के पास परमाणु हथियारों की संख्या काफी सीमित है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक कि चीन के पास जो परमाणु हथियारों की संख्या है वो भी लगभग कितनी है, 400 के लगभग परमाणु हथियार चीन के पास हैं। इतनी बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति चाइना बन चुका है कि आज कोई पड़ोसी राष्ट्र, अगर हम, भारत भी चाइना का पड़ोसी है, तो चाइना इतना मजबूत हो गया है कि उसके साथ एक प्रकार से सामरिक शक्ति उसकी इतनी बढ़ गई है कि वो एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है। चीन की इस बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जॉन हे, एक अंतरराष्ट्रीय विचारक, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार जो विचारक हैं वो रहे, जॉन हे ने वर्षों पूर्व कहा था कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है।
यानी विश्व में शांति स्थापित रहेगी कब तक, जब ये चीन पर निर्भर करता है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसके हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। कितना बड़ा स्टेटमेंट जॉन हे ने यहाँ दिया। क्या कहा कि विश्व शांति चीन के ऊपर निर्भर है, जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों यानी 500 वर्ष तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी, कुंडली उसके पास होगी। तो एक बड़ा स्टेटमेंट यहाँ जॉन हे द्वारा दिया गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संबंध में एक चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही नेपोलियन बोनापार्ट ने एक स्टेटमेंट दिया जो हमें काफी यहाँ एक अलग सा वो बताता है कि वहां एक दैत्य सो रहा है। नेपोलियन ने क्या कहा, वहां एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो वह दुनिया को हिला देगा। ये स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया था? चीन के लिए कहा गया था। चीन को क्या कहा नेपोलियन ने कि वो दैत्य है। दैत्य मतलब बहुत शक्तिशाली राष्ट्र, शक्तिशाली और दुर्दांत राष्ट्र है, तो उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, उसे सोने दीजिए, नहीं तो अगर वो उठेगा तो सारी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इस प्रकार से इसी प्रकार साम्यवादी क्रांति के बाद चीन के व्यवहार ने उपयुक्त कथन को सत्य साबित किया, क्योंकि चीन का उद्धार एक मजबूत राष्ट्र के रूप में माओ के नेतृत्व में हुआ। माओ ने एक मजबूत चाइना को खड़ा किया। वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस और अमेरिका को ही नहीं अपितु विश्व में अन्य दूर और पड़ोसी सभी देशों को परेशान किए हुए हैं। यानी वर्तमान की जो विदेश नीति है, क्योंकि चीन एक इतना मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर चुका कि वो महाशक्ति अमेरिका और ब्रिटेन और ये कहें कि दुनिया के जो अन्य राष्ट्र हैं, मजबूत राष्ट्र हैं, जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, जिसमें रूस का नाम ले सकते हैं, अन्य पश्चिमी राष्ट्र हैं, तो उन सभी राष्ट्रों के लिए चीन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एक बड़ी चुनौती चाइना की विदेश नीति है, उनकी जो कूटनीति है, वो इन राष्ट्रों को लगातार परेशान किए हुए है और ये साबित करता है कि चीन का उभार एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हुआ। इसलिए विदेश नीति को समझने से पहले हमें चीन के उभार को विस्तार से समझना था। इसके बारे में कुछ बातों का जिक्र हमने यहाँ कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अनेक ऐसे कारण हैं जो चीन को विशिष्ट महत्व प्रदान करते हैं। आर्थिक सुधारों ने चीन को विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया। विश्व अर्थव्यवस्था का नियंत्रण आज भले ही पाश्चात्य देशों के हाथ में हो, लेकिन वो चीन की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि चीनी बाजार तो उनको चाहिए। क्योंकि चाइना की जनसंख्या की हमने बात की, चीनी जो बाजार है उसको पश्चिमी देश उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उस बड़े बाजार को उनकी नजर में रहता है, इसलिए उनको इसी प्रकार क्योंकि चीन विश्व का विशालतम जनसंख्या वाला देश है, पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों को डर है कि भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के समांतर गुरु के रूप में चीनी अर्थव्यवस्था न उभर जाए, नहीं तो दुनिया के समक्ष एक बड़ा संकट आ जाएगा। चीनी पाश्चात्य भूमंडलीकरण को अपनी शर्तों पर ही मानने के लिए तैयार है, यानी वो अंधानुकरण नहीं करते। जैसे WTO के स्तर पर अगर बात करें कि लंबे समय तक WTO में चाइना को स्थान नहीं दिया गया। बौद्धिक संपदा के जो मुद्दे थे जो कि WTO से जुड़े हुए हैं, बौद्धिक संपदा के मुद्दों पर चीन ने विश्व व्यापार संगठन व अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। दुनिया भर को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के लिए राजी करने की मुहिम चलाने वाले अमेरिका को नहीं चाहता था कि चीन इसका सदस्य बने, लेकिन अंतोगतवा चीन इसका सदस्य बना। फ्रीडमैन के शब्दों में एक स्टेटमेंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो है कि साम्यवादी नेतृत्व में एक एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चीन का अभ्युदय अर्वाचीन वर्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। ये एक ऐसी घटना है जिसने विश्व को राजनीति में अनेक नए मोड़ और परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। तो इस प्रकार से चाइना का एक उभार हुआ। चाइना की विदेश नीति को समझने से पहले हमें चीन के उभार के बारे में यहाँ देखना था, जिसको हमने विस्तार से यहाँ देखने का प्रयास किया। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले थे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।